नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत कोटा से मिल रही खबर के साथ करते हुए, जहां पर रेलवे स्टेशन से किडनैप 4 साल के बच्चे का सुराग लग गया है। पूरी वारदात के पीछे हरियाणा गैंग शामिल था। गैंग राजस्थान में बच्चे चोरी करने की वारदात को अंजाम दे रहा था। जयपुर में आज इसी पूरे मामले का जीआरपी ने खुलासा किया है। देखिए रिपोर्ट। कोटा से अगवा 4 साल का मासूम बरामद। कल रात्रि में इस गैंग के 5 मेंबर पकड़े गए। जयपुर के विद्याधर नगर के टेरों से हुआ बच्चा बरामद। अपने जयपुर में एक जगह इनके डेरे आए हुए हैं, जहाँ पे ये अस्थायी ढांचे बना के रहते हैं, वहाँ पर भी कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के गैंग ने दिया वारदात को अंजाम। जो कि ये मूलतः भिवानी के रहने वाले हैं। इसमें एक महिला भी शामिल है। अभी और तफ्तीश भी हो रही है। मासूम के साथ 14 साल का एक और बच्चा भी बरामद। ये 10 साल पहले अपहृत किया गया बच्चा, जो उस समय 4 साल का था और अब ऑब्वियसली 14 साल का हो गया, उसको भी इनके कब्जे से हमने दस्तयाब किया है। पुलिस गिरफ्त में खड़े ये वही आरोपी हैं जिनके गिरफ्त से 4 साल के मासूम को पुलिस ने बरामद किया है। एक बड़े ऑपरेशन को पुलिस और कोटा जीआरपी ने मिलकर पूरा किया। बच्चे की बरामदगी के लिए जीआरपी कोटा, अजमेर और जयपुर पुलिस की 5 टीमों ने करीब 280 किलोमीटर के इलाके में 470 सीसीटीवी खंगाले। तब जाकर बच्चे को चुराने वाले इस गैंग का पर्दाफाश हुआ। 4 साल के बच्चे का मामला था, अपने आप में बहुत गंभीर मामला था। आजकल आरपीएफ के भी सीसीटीवी रहते हैं और भी व्यवस्था रहती है, तो सीसीटीवी देखने से कुछ चीज़ें समझ में आई। उसके बाद में टीम ने पूरा होमवर्क किया। अभय कमांड, जो कोटा पुलिस का अपना एक सेंटर है, वहाँ के कैमरे भी देखे गए। कल रात्रि में इस गैंग के 5 मेंबर पकड़े गए। पुलिस की माने तो आरोपियों ने 6 मई को कोटा रेलवे स्टेशन से बच्चा चोरी करने के लिए जिस बाइक का इस्तेमाल किया, वो भी चोरी की थी। पुलिस की माने तो इनका मकसद बच्चे को चोरी कर उसका इस्तेमाल मदारी के खेल में जमूरा बनाने के लिए करना था। देखिए, जो हमको प्राइमरीली समझ में आया है कि आजकल बंदर, भालू, इनका प्रयोग तो लीगली बैन है, पर आपने कई बार सड़क किनारे अदरवाइज देखा हुआ करतब दिखाते हैं। रिंग में से कोई निकल रहा है, रिंग में से निकल रहा है, रस्सी पे चल रहा है, उस तरह का ये। फिर इस गैंग के मेंबर, क्योंकि कई बार दूसरे काम भी कर लेते थे, कोई शादी ब्याह में जैसे बर्तन मांजने का काम है, तो अच्छा इन्होंने। पुलिस के मुताबिक बच्चा चोर गिरोह का मास्टरमाइंड मुकेश मदारी है, जो हरियाणा के भिवानी का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 10 साल पहले अगवा किए गए एक बच्चे को भी बरामद किया है। ये 10 साल पहले अपहृत किया गया बच्चा, जो उस समय 4 साल का था और अब ऑब्वियसली 14 साल का हो गया, उसको भी इनके कब्जे से दस्तयाब किया है। यद्यपि उसके बारे में निश्चयात्मक अनुसंधान अभी जारी है, क्योंकि विगत रात्रि को ही दस्तयाब हुआ है। अब तक की जांच में पुलिस को पता चला है कि आरोपी मुकेश परिवार के साथ 5 मई को अजमेर के किशनगढ़ में एक शादी समारोह में सफाई के ठेके पर आए थे। यहाँ पर उसने अपना फोन मां को दिया और चोरी की बाइक लेकर कोटा रेलवे स्टेशन बच्चा चोरी करने पहुंच गए। लेकिन इस ऑपरेशन में लगी टीमों ने पूरे गैंग का पर्दाफाश कर दिया और बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात खून के खतरनाक खेल की। अगर आप बिना जांच पड़ताल के ब्लड चढ़वा रहे हैं या ब्लड बैंक से मिलने वाले खून पर आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं, तो यह आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है, क्योंकि राजस्थान में 3 महीने के अंदर दूसरी बार गलत या खराब खून ने किसी मरीज की जान ले ली। यकीन नहीं होता तो ये रिपोर्ट देख लीजिए। राजस्थान में मरीजों की जान से खिलवाड़। खराब खून ने ली गर्भवती की जान।
स्वास्थ्य विभाग की जांच में चौंकाने वाला खुलासा। प्रदेश के नीम का थाना जिले के सरकारी अस्पताल में बीती 12 मई को 3 गर्भवती महिलाओं को ब्लड चढ़ाया गया था, लेकिन अचानक तीनों की तबीयत बिगड़ने लगी। आनन फानन में तीनों गर्भवती महिलाओं को जयपुर रेफर किया गया, जहां बिहारीपुर गांव की रहने वाली 25 वर्षीय मैना देवी और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। इधर खराब खून से मौत की खबर आग की तरह फैली। स्वास्थ्य विभाग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच टीम को तुरंत नीम का थाना जिले रवाना किया। स्टेट लेवल कमेटी ने जांच की तो मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि सीता ब्लड बैंक से आया ब्लड घटिया क्वालिटी के बैग में रखे जाने से खराब हो चुका था और बैग में खून को सही रखने के लिए CPD केमिकल का इस्तेमाल करने में लापरवाही बरती गई है। डेथ तो एक ही कंफर्म हुई है जो संतोष जो अपने तनाव में हुई है। बाकी 2 जांच अभी संतोष में बढ़ती है। उसके बाद अभी जो आगे रिपोर्ट आएगी उसके बाद जो भी आगे कार्रवाई जो जानकारी प्राप्त होगी सदर पे कार्रवाई की जाएगी। नीम का थाना जिले में खून का खतरनाक खेल। सीता ब्लड बैंक से सप्लाई हुआ था खराब खून। घटिया क्वालिटी के बैग में रखा गया था ब्लड। पिछले 15 दिन से भेजा जा रहा था ऐसा खून। CPD केमिकल के इस्तेमाल में लापरवाही। जांच कमेटी ने ब्लड बैंक का रिकॉर्ड किया जब्त। कपिल अस्पताल पर भी खड़े हुए गंभीर सवाल। 1 मिनट सीता ब्लड बैंक से और लेके आए। 1 बजे ब्लड चढ़ाया गया। उसके बाद 2 घंटे बाद अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई और वो शाम को 7 बजे। तो मेरी ये है रिक्वेस्ट सभी से कि ब्लड बैंक पर कार्रवाई की जाए। इसी अस्पताल में पहले भी अलग अलग समय में 2 महिलाओं की मौत हुई थी, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। बताया जा रहा है कि इसी ब्लड बैंक से 15 दिन से इसी तरह के लापरवाही से स्टोर किए गए रक्त की सप्लाई हो रही थी। आशंका है कि दूसरे अस्पतालों के दर्जनों मरीजों को भी यही खून चढ़ा होगा। जांच टीम ने सीता ब्लड बैंक से जारी की गई ब्लड यूनिट्स को भी किसी भी मरीज को चढ़ाने से रोक दिया है। ब्लड यहाँ पर बचा हुआ है, शेष अभी रखा है, सारा हमने सीज कर दिया है कि आगे किसी को नहीं जाए। जो यहाँ से जितने भी ब्लड बैग हैं जो यहाँ से प्राप्त हुए जिनके द्वारा ये हुए उन ब्लड बैग के सैंपल उठा लिए जिनको सैंपल जांच के लिए भेजा जाएगा आगे। और जो इन्होंने ब्लड किसी को दिया है तो उन सबको इन्होंने सूचित कराया है इनसे कि आपका जो ब्लड इस ब्लड ग्रुप से गया है सभी को जांच रोक दिया जाए चढ़ाने के लिए। उसकी इनसे लिखित में वो ले रहे हैं कि हमने सभी जितना ब्लड किसी को दिया है तो उसको हम मना कर रहे हैं कि ब्लड का यूज नहीं किया जाए। चौंकाने वाली बात ये है कि ब्लड बैंक प्रबंधन ने मामले को दबाने का भी प्रयास किया। सीता ब्लड सेंटर के प्रबंधन को 12 मई को सुबह ही ब्लड के खराब होने का अंदेशा हो गया था, तभी तत्काल सेंटर में रखे 2 दर्जन ब्लड यूनिट को नष्ट करवा दिया गया ताकि जांच में गड़बड़ी पकड़ में न आ सके। बता दें कि इसी साल फरवरी महीने में प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में एक्सीडेंट में घायल युवक की गलत यानी कि दूसरे ग्रुप का खून चढ़ाने से मौत हो गई थी। लापरवाही बरतने वालों पर एक्शन भी हुआ था, लेकिन जाहिर है कि ऐसे लोग अपनी कारगुजारी से बाज नहीं आए। नीम का थाना की घटना ने खून सप्लाई जैसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामले में इतनी खतरनाक जानलेवा लापरवाही को फिर उजागर कर दिया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सीकर से संदीप कुमार की रिपोर्ट। और करेंगे इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। जोधपुर से बड़ी खबर है, DRI की टीम की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। सराफा कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। घोड़ों का चौक इलाके में एक्शन लिया गया। सुकीर्ति ज्वेलर्स को सीज किया गया है। सुदर्शन ज्वेलर्स पर भी कार्रवाई हुई है। सोना तस्करी और सीमा शुल्क से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला। सहयोगी रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजन, क्या कार्रवाई की गई? तरीके से जानकारी मिली थी उसके अनुसार घोड़ों का चौक क्षेत्र जोधपुर का, जो कि स्वर्ण व्यवसायियों का हब कहा जाता है और यहाँ से पूरे देश के अंदर है जो मोल भाव तय होते हैं और उसके बाद में स्वर्ण व्यवसायियों का काम भी होता है। यहाँ DRI टीम को जानकारी मिली थी जिसके तहत सीमा शुल्क और अन्य तरीकों से बचाकर यहाँ सोने लाने की बात सामने आई थी। 2
प्रतिष्ठान है। हालांकि जो जानकारी सामने आई है, उन दोनों प्रतिष्ठान का मालिक एक ही बताया जा रहा है, जिसके प्रतिष्ठान पर DRI टीम पहुंची है और रेवेन्यू इंटेलिजेंस की विभाग की ओर से यह कार्रवाई की गई थी। हालांकि बाद में स्थानीय पुलिस भी यहाँ मौके पर पहुंची। और ठीक है रंजन, तो आप कार्रवाई पर नजर बना रखिएगा, देखना है कि और कौन कौन लोग मामले में संलिप्त है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के हिस्ट्री शीटर वांटेड अपराधी ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। दरअसल हिस्ट्री शीटर के पीछे हरियाणा के बहादुरगढ़ की पुलिस लगी थी। खुद को घिरता हुआ देख उसने कदम उठाया। जानकारी के मुताबिक उसने आज ही अपना मोबाइल फोन भी ऑन किया था। देखिए इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। हरियाणा पुलिस के वांटेड अपराधी ने खुद को मारी गोली। झुंझुनू के खानपुर गांव में दिया वारदात को अंजाम। हरियाणा STF को थी संजय उर्फ भेड़िया की तलाश। संजय उर्फ भेड़िया हरियाणा पुलिस का एक ऐसा अपराधी जिस पर लूट, अपहरण समेत 20 से ज्यादा मामले दर्ज थे। हरियाणा की बहादुरगढ़ STF को गुरुग्राम में हुए एक मामले में उसकी तलाश थी। हरियाणा पुलिस को उसकी लोकेशन झुंझुनू के खानपुर गांव में मिली, जहां STF ने उसे घेर लिया। खुद को घेरता देख वांटेड अपराधी संजय और भेड़िया ने 3 राउंड फायरिंग की और आखिरी गोली उसने अपनी कनपट्टी से सटाकर चला दी, जिसमें उसकी मौत हो गई। ये मोस्ट वांटेड था। इसने अपनी खोपड़ी में पैराइटल बोन के पास एक गोली फायर की हुई है। ये ऊपर वाले सांस में की गैस्पिंग स्टेट में आया था और हेड इंजरी की वजह से इसकी डेथ हो चुकी है। अब आगे की जो कानूनी प्रक्रिया है वो अभी चालू है। जानकारी में सामने आया है कि 35 साल का संजय और भेड़िया प्रजापत चरखी दादरी के कलिहाना गांव का रहने वाला था। बहरहाल हिस्ट्री शीटर की एक गलती उस पर भारी पड़ गई, क्योंकि उसने कुछ वक्त पहले ही अपना बंद मोबाइल फोन ऑन किया था, जिसके चलते हरियाणा पुलिस को उसकी लोकेशन पता चल गई। झुंझुनू से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। और करेंगे इस बीच जयपुर से मिल रही बड़ी खबर का। शिक्षक द्वारा 12वीं की छात्रा को भगाने के मामले से जुड़ी है बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बता दें। आरोपी शिक्षक पर शिक्षा विभाग ने एक्शन लिया है। आरोपी शिक्षक इंद्रजीत सिंह को निलंबित कर दिया गया है। इंद्रजीत सिंह के खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो निलंबन के दौरान खैराबाद में उपस्थिति भी देने के आदेश दिए गए हैं। मंत्री मदन दिलावर के आदेश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई। राजसमंद जिले के आमेट के स्कूल का यह पूरा मामला है, जहां पर एक शिक्षक शिष्या के साथ फरार हो गया। इस घटना को लेकर पूरे गांव में आक्रोश है। लोगों ने शिक्षकों को स्कूल में बंद कर ताला भी जड़ दिया और इस पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग की। और इसी मामले को लेकर यह बड़ी खबर आपको बता रहा है, जहां पर आरोपी शिक्षक पर एक्शन ले लिया गया है। शिक्षा विभाग ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई की है। आरोपी शिक्षक इंद्रजीत सिंह को न सिर्फ निलंबित किया गया है, बल्कि इंद्रजीत सिंह के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी जारी किए गए। और खबर खैरथल से, जहां पर 4 दिन पहले हुई हत्या का अब तक खुलासा नहीं हो सका। इसे लेकर परिजनों में काफी गुस्सा है। परिजनों ने संपत्ति को लेकर हत्या की आशंका जताई है और उनकी मांग है कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। देखिए रिपोर्ट। चार दिन पहले जिस परिवार ने अपने कमाऊ लाल को खो दिया, वो आज भी इंसाफ के आंसू रो रहा है। 10 मई को खैरथल के कोट कासिम में प्रॉपर्टी के विवाद में संजय जाट की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उसके शरीर के कई अंगों को काटकर अलग कर दिया गया। लेकिन पुलिस अब तक इस मामले का खुलासा नहीं कर पाई है। अभी तक तो संतुष्टिजनक कोई बात नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम लग रहे हैं, बस यही बात कर रहे हैं। पुलिस यही आश्वासन दे रही है कि हम तफ्तीश कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, जल्दी अपराधियों को पकड़ लेंगे, ये कह रहे हैं जी। जो कार्रवाई कर रहे हैं, करें। आपका जो हम कार्रवाई कर रहे हैं वो संतुष्टि दिलाएंगे,
मुजरिम को पकड़ेंगे, लेकिन अभी तक हमें संतुष्टि नहीं मिली है कि मुजरिम पकड़ में आ रहा है कि आ जाएगा नहीं आ जाएगा। संजय की मौत के बाद उसका परिवार जैसे टूट सा गया है। घर पर दिन भर महिलाओं के रोने चीखने की आवाज रहती है। रिश्तेदारों और मिलने वाले लोगों का लगातार तांता लगा रहता है। वहीं मामले को लेकर 4 दिन बीत जाने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई न होने से परिजनों में काफी गुस्सा है और पुलिस की कार्यशैली ने उनकी नाराजगी को भी बढ़ा दिया है। हालांकि परिजनों को शक है कि संजय की हत्या प्रॉपर्टी के विवाद में की गई है। जगह थी कि वहाँ कोई एरिया का ही आदमी है, आसपास का 5-10 गांव का, वहाँ कोई बाहर का आदमी इस हत्या को अंजाम बाहर का आदमी कोई दे नहीं सकता। इस हत्या का साजिश आसपास के 5-7 गांव का एरिया का ही कोई आदमी और पसंद परिचित आदमी है। इसमें एसपी, डीएसपी, फॉरेन लैब वाला सब वहां पे आ चुके थे। उन्होंने अपनी जो कार्रवाई की वो बिल्कुल पुख्ता की थी, लेकिन उससे आगे जो कार्रवाई चली वो कार्रवाई कुछ धीमी गति से चल रही है। मदद तो हमारी हो रही है, लेकिन वो मदद जो होनी पाए वो मदद हमारी नहीं हो पा रही है। इस मामले में पुलिस की जांच जारी है। पुलिस ने 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को थाने में बुलाकर पूछताछ की। साथ ही कई जगहों के सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं। इसके अलावा मोबाइल लोकेशन के आधार पर सबूत भी जुटाए जा रहे हैं। मौके का निरीक्षण हमारे एसपी साहब भी बता रहे, डिप्टी साहब भी बता रहे। मौके का निरीक्षण करने के बाद इसमें कार्रवाई शुरू की, एफआईआर दर्ज करके। अब हमारी 3-4 टीम सीसीटीवी फुटेज देखने को लग रही है, साइबर सेल लग रही है हमारी, और डीएसटी को भी लगा रखी है। संभावित रास्तों पे हम पूरी से फोकस के साथ इसमें काम कर रहे हैं। हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि वो आरोपियों तक जल्द ही पहुंच जाएगी, लेकिन अब तक की हुई कार्रवाई से परिजनों को संतुष्टि नहीं मिली है। तो एक परिवार का जो मेन कमाने वाला व्यक्ति था उसकी निर्मम हत्या की गई है। अब परिजनों को उम्मीद है कि क्या पुलिस उन हत्यारों को सजा दिला पाएगी, जिसकी वजह से इस पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाएगा। राजेंद्र शर्मा। और श्रीगंगानगर के सादुल शहर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सड़क हादसे में महिला की मौत पर बवाल मच गया है। परिजनों ने अंबेडकर चौक पर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। शव के साथ प्रदर्शन करते हुए मुआवजा दिलाए जाने की मांग की जा रही है। मामले पर मुकदमा दर्ज किए जाने की भी मांग है। मौके पर समझाइश के लिए प्रशासन पहुंच चुका है। सहयोगी अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, क्या स्थिति इस वक्त वहां पर? देखिए प्रियंका, अभी भी परिजनों के द्वारा एम्बुलेंस में डेड बॉडी रखकर प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी परिजनों का कहना है कि जब तक आरोपी कार चालक जिसने कल देर शाम स्कूटी सवार महिला को टक्कर मारी थी और जिसकी मौत हो गई थी, उसको न केवल गिरफ्तार किया जाता है बल्कि मृतक परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं करा दी जाएगी, तब तक डेड बॉडी यहीं रखी रहेगी और उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। जैसे ही डेड बॉडी लेकर सादुल शहर के अंबेडकर चौक पर परिजन पहुंचे और उन्होंने पूरी तरह से रास्ता जाम किया। स्थानीय प्रशासन, तहसीलदार मौके पर पहुंचे हुए और परिजनों से पूरे मामले की पड़ताल गहनता से करने का आश्वासन दे रहे हैं ताकि जल्द से जल्द पूरे मामले को सुलझाया जाए। लेकिन परिजनों का एक तरफा कहना है कि जब तक आरोपी कार चालक की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, साथ ही साथ प्रशासन के द्वारा मृतका के परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन नहीं दिया जाता, तब तक वो डेड बॉडी यहाँ से नहीं हटाएंगे और मृतका का अंतिम संस्कार भी नहीं करेंगे। जी, मुमकिन लग रहा है क्या अशोक कितनी जल्दी कार चालक गिरफ्तार हो सकेगा, उसके बारे में कोई जानकारी जुटा पाई है पुलिस अब तक? हाँ बिल्कुल, देखिए ये कल देर शाम का मामला है जब एक तेज रफ्तार कार चालक ने खिचड़ा वाली गांव के पास में स्कूटी सवार 3 महिलाओं को टक्कर मारी थी, जिसमें से एक की मौत हो गई और उसी मृतक का महिला के परिजनों के द्वारा ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस हालांकि इस पूरे मामले की पड़ताल में जुट चुकी है और पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने आरोपी कार चालक की पहचान कर ली है और जल्द ही वो पुलिस की शिकंजे में होगा। लेकिन परिजनों का ये कहना है कि गिरफ्तारी के साथ साथ जब तक प्रशासन के द्वारा मृतका के परिजनों को आर्थिक सहायता और आर्थिक लाभ देने की घोषणा नहीं कर दी जाती, तब तक वो अपना डेड बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं कराएंगे। बिल्कुल, घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है, जैसा कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। देखना है कि कब तक न्याय मिल पाती है। बहुत शुक्रिया आपका अशोक तमाम जानकारियों के लिए। और अब खबर जयपुर से है, जहां पर मासूम हृदयांश को नया जीवन मिलेगा। 17 करोड़ से भी अधिक रुपए के इंजेक्शन लगाए गए हैं मासूम को और उम्मीद है कि इससे मासूम को नई जिंदगी मिलेगी। जयपुर के जेके लोन अस्पताल में सबसे महंगा इंजेक्शन पहुंचा जो मासूम हृदयांश को लगाया गया।
क्राउड फंडिंग की मदद से अमेरिका से इंजेक्शन आया है। आपको बता दें कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नामक दुर्लभ बीमारी से मासूम हृदयांश पीड़ित है। पुलिस महकमे के आला अधिकारियों समेत तमाम लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हृदयांश की मदद के लिए अभियान चलाया था और आखिरकार इस अभियान को सफलता मिली है। हृदयांश को 17.5 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लग चुका है। हाँ सर, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट रास्ता था जिसको हम तय कर पाए। इसके लिए पेरेंट्स ने बहुत मेहनत करी, पेरेंट्स और जो सगे रिश्तेदार हैं उन्होंने बहुत मेहनत करी, जो बच्चे के क्राउड फंडिंग पोर्टल के लिए जुटे रहे और धन एकत्रित करके ये लोग दवा को खरीद पाए। आज हम बहुत खुश हैं कि हम इस दवा को लगा पाए। इसके लिए बहुत ही पेपर वर्क, बहुत सारा कागजी कार्यवाही हमें करनी पड़ी, जिसको हम पिछले 2 से 3 महीने से कर रहे थे और आज हम इस काम को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाए और ये हम लोग दवा को शुरू कर पाए। डॉक्टर प्रियांशु, ये इंजेक्शन का मेथड कैसा होता है? क्या दूसरे इंजेक्शन की तरह से एक बार में दिया जाता है या इसको जो है अलग अलग हिस्सों के अंदर दिया जाता है? ये इंजेक्शन जीन बेस्ड थेरेपी है। जीन बेस्ड थेरेपी का मतलब होता है कि हमारे जो शरीर में जीन का विकार है, ये उसकी थेरेपी है। तो उसमें जो नॉर्मल कॉपी होती है जीन की, उस कॉपी को वायरस के अंदर लोड करके बच्चे के शरीर में इंट्रावीनस इन्फ्यूजन के थ्रू दिया जाता है। तो जब हम आईवी इन्फ्यूजन से इस दवा को शरीर में डालते हैं तो ये दवा जहाँ पे नर्व सेल वीक है वहाँ जाकर के नर्व की नॉर्मल प्रोटीन का प्रोडक्शन शुरू करती है। हाँ, और ये प्रोटीन का प्रोडक्शन करके जिसकी वजह से बच्चे के पाँव में कमजोरी हो रही थी उसको कंपनसेट करने लगती है। धीरे धीरे ऐसा देखा गया है कि इससे बच्चे की स्थिति में सुधार होने लगता है। इस दवा को जिंदगी में अभी तक सिर्फ एक ही बार रिकमेंड किया गया, इसको एक ही बार देने की जरूरत पड़ती है। और कितना वक्त लगेगा हृदयांश के पूरी तरीके से ठीक होने में? सर, ये उम्मीद की जा रही है कि इसके अंदर कुछ दिनों में 7 से 14 दिन में हमें सुधार दिखना चाहिए और धीरे धीरे करके उस बच्चे की जो मोटर पावर है उसमें और बेहतरी होनी चाहिए। खबर अजमेर से है, जहां पर आरटीई के तहत बच्चों का स्कूल में एडमिशन नहीं करने का मामला सामने आया। अभिभावकों ने रोष जताते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप दिया है। ज्ञापन देकर मयूर स्कूल के गार्ड और प्रशासन पर अंदर नहीं घुसने और एडमिशन नहीं देने के आरोप लगाए। दरअसल मंगलवार को 15 बच्चों के अभिभावक कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और विरोध जताया। अभिभावकों ने कहा कि उन्होंने अपने बच्चों के कैरियर को ध्यान में रखते हुए आरटीई के तहत फॉर्म भरा था, जिसमें उन्हें अलवर गेट मयूर स्कूल अलॉट की गई। मंगलवार सुबह वे एडमिशन के लिए मयूर स्कूल पर गए तो वहां गार्ड ने पहले अंदर नहीं घुसने दिया और बाद में एडमिशन नहीं होने का हवाला देकर उन्हें वहां से भेज दिया गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। तंत्र विद्या से पिता की मौत का डर दिखाकर युवती से करोड़ों रुपए हड़पने का मामला सामने आया। आरोपी ने धर्म बदलकर शादी करने का दबाव भी बनाया। इससे पहले संपत्ति विवाद खत्म करने और लाखों की जेवरात गिरवी रखकर रुपए अठे गए। अजमेर के क्लॉक टावर थाना प्रभारी दिनेश चौधरी ने बताया कि नवाब का बेड़ा निवासी पायल गुरनानी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया। पीड़िता ने सैयद मशीयत हुसैन पर करीब 1.5 से 2 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगाया। कल परिवादिया श्रीमती पायल गुरनानी जो क्लॉक टावर थाना क्षेत्र की रहने वाली है, उसने अपने परिजनों के साथ उपस्थित थाना होकर एक टाइपशुदा रिपोर्ट पेश की कि मैं यहाँ क्लॉक टावर थाना क्षेत्र की रहने वाली हूँ तथा आज से करीब 2-2.5 साल पहले मेरी जान पहचान है जो सैयद मशीयत हुसैन जो तारागढ़ पर रहता है उससे हुई थी और उसने मुझे तांत्रिक विद्या के नाम से बहकाना शुरू कर दिया और उसने तांत्रिक विद्या के नाम से मेरे से पैसे ऐंठने लगा और कई बार ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हमारे बीच में हुए हैं और उसके बाद में जो भी मेरी माँ का लॉकर था, मौसी का लॉकर था, उसमें हमारे परिवार का गोल्ड रखा हुआ था।
और रुक करेंगे अगली खबर का। बीजेपी ने दौसा लोकसभा सीट जीतने का दावा किया है। पार्टी के पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता शंकर शर्मा ने जयपुर में कहा कि कांग्रेस के नेता बिना आंकलन के ही दौसा की सीट पर अपनी जीत के थोथे दावे कर रहे हैं। दौसा इस बार भी बीजेपी जीतेगी और कन्हैयालाल मीणा बड़े अंतर से चुनाव में जीत दर्ज करेंगे। सुनिए। ये मैं आपको एश्योर करता हूं, किसी भी कारण से, खासतौर से चाकसुर बस्सी, इनका खुद का 4 बार से एमएलए रहे, मंत्री भी रहे, और दौसा हमारा, आज हम पहले गई बार हम 8 एमएलए, 8 एमएलए नहीं थे, उसके बावजूद भी जसकोर जी जीती थी। उससे पहले हमारे डॉक्टर साहब भी नहीं थे, तब भी हम चुनाव जीते थे, और अब भी हम 100% ये चुनाव जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी का विजय परचम लहराएगा और मोदी जी के 400 पार का भागीदार बनेंगे हम दौसावासी।